हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं प्रॉफिट एंड लॉस के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो सीजीएल टीयर 1 2020 में पूछे गए थे। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 कवर कर रखा है, ये पार्ट 2 है। इसका मतलब कि आपको पहले मैं बता दूं कि पीडीएफ में यानी कि सीजीएल प्री 2020 के पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में डिस्काउंट से, उनकी नंबर जो है वो लगभग 41 के करीब है, जिसमें से 21 मैंने पहले पार्ट में कवर कर रखा है। पार्ट 1 में मैंने 21 क्वेश्चन करा रखे हैं और ये पार्ट 2 है, तो इसमें बाकी के 20 क्वेश्चन में कवर करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने सीएचएसएल 2020 और सीजीएल 2020 के प्री के पेपर को पूरी तरीके से टॉपिक वाइज सॉल्व कर दिया है, जिसमें अरिथमेटिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज कवर किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है जरूर से उन वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वो काफ़ी हद तक लाभदायक होने वाले हैं यदि आप एसएससी या फिर एनटीपीसी या रेलवे की किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से और आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो हमारा, और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। बाकी अगर आप कुछ चाहते हैं बोलना तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लीव कर दीजिएगा। ओके, देखिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक वस्तु को 131.25 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के लागत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है, तो 40% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, एक बात याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन में आप या तो हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा या फिर बेसिक यूज करना पड़ेगा। तो देखो, हिट एंड ट्रायल हम कब यूज कर सकते थे या ऑप्शन कब यूज कर सकते थे, जब क्वेश्चन में हमसे सीपी पूछता है यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछता है। यदि हमसे क्रैमुल ही पूछ लेता तब हम ऑप्शन के थ्रू जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपसे ये बोल रहा है कि 40% प्रॉफिट लेने के लिए उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि चलो जो सीपी होगी यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा ये एक्स होगा। मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस एक्स था, तो आप बोलेंगे कि यदि कॉस्ट प्राइस एक्स था तो यहां पर जो प्रॉफिट होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट जो होगा यानी कि जो लाभ होगा परसेंटेज में, वो x% के बराबर ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि लागत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर ही लाभ प्रतिशत होता है। यानी कि जितना क्रैमुल, जितनी संख्या में क्रैमुल होगी उसी संख्या में लाभ प्रतिशत भी होगा। यानी कि क्रैमुल यदि 10 है तो लाभ 10% का होगा, क्रैमुल यदि 100 है तो लाभ 100% का होगा, और क्रैमुल यदि हमने x रुपए मान लिया तो लाभ जो होगा वो x% का होगा। अब देखो, अगर मैं एसपी निकालने की कोशिश करूं यानी कि विक्रयमूल्य, तो आप बोलेंगे कि क्रैमुल x है तो क्रैमुल का कितना प्रतिशत होगा, 100 प्लस x प्रतिशत होगा। 100 प्लस x प्रतिशत क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो x% का है, और ये हमने एसपी निकाला है। लेकिन यदि हम अंकित मूल्य की तरफ से यदि एसपी निकालें, लेकिन अंकित मूल्य इसमें दिया नहीं है, डायरेक्ट आपको एसपी ही प्रोवाइडेड है, तो हम एसपी ही रख देते हैं कि ये कितना दिया है, 131.25। अब यहां से हमें x का मान निकालना पड़ेगा। देखो, अब यहां से हम ऑप्शन यूज कब करते हैं, जब हमसे x ही पूछा होता है। x हमने किसको माना है, क्रय मूल्य को माना है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि किस मूल्य में बेचना चाहिए 40% लाभ के लिए, इसीलिए हम ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर 100 को उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपना 100x और प्लस का x स्क्वायर और बराबर का 131 और 25, सबको लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 100x और माइनस का 13125 ये आएगा इक्वल टू का 0। अब इसे आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए ये नहीं कि लंबा चौड़ा कोई तरीका लगाने लगे, आप इसको पहले हल कर लो कि ये कितना आएगा। ठीक है, जैसे इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे और देखें कि इससे क्या क्या फैक्टर्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसको, इसका एक फैक्टर जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा 175 इंटू 75, ये मल्टीप्लाई करके आपका 13,125 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से इसे हम ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 175x और माइनस का 75x। देखो, 175 में से 75 माइनस करेंगे तो 100 भी आ जाएगा, और ये माइनस का 13,125 हम ले लिया। अब यहां से सीधी बात है कि यदि आप x को कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x प्लस 175, और माइनस 75 को कॉमन लेंगे तो वापिस से x प्लस 175 इक्वल टू 0 बचेगा, और ये पूरा हल करके आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 75। क्यों, क्योंकि जब ये हम x प्लस 175 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निगेटिव आने लगेगी, माइनस में 175 आएगा, जो कि हम यहाँ पर ले नहीं सकते हैं। तो x की वैल्यू हमने 75 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने cp निकाल लिया कि cp जो था वो 75 रुपए था, तो sp कितना होगा,
नया एसपी कह रहा है कि 40% का लाभ होना चाहिए, तो आप 75 और गुना में 140/100 करेंगे। 140 क्यों? क्योंकि 40% का प्रॉफिट है, तो 100 में हमने 40 को ऐड कर दिया। यदि ये 40% की हानि होती तो 100 में से हम 40 को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर लाभ है तो हमने प्लस किया है। अब देखो ये पूरा देखकर आप ये बात समझ गए होंगे कि आंसर कितना आने वाला है। ये 3 से 25 बार में कट जाएगा, ये 4 से 25 बार में, और 4 से ये कटता नजर आ रहा है। देखो 4 तियां 12 और 4 पच्चे 20 और 35 तियां कितना होता है? 105। तो निश्चित रूप से 105 अपना सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टीवी को 8% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि उसे 2553 रुपए कम में बेचा जाता और तो 15% का हानि हो जाता, तो 18% का लाभ लेने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो यदि हम सीपी को बोलें कि सीपी 100 था, तो पहले केस में बेचा गया है 118 में, 8% का लाभ लिया गया है, यानी कि 100 में हमने 8 जोड़ दिया, सॉरी 8% का लाभ है ना, तो हमें 8 जोड़ना था। तो हमने क्या किया, पहले कंडीशन में 108 में बेचा। दूसरे में ये कह रहा है कि यदि इसे 2553 रुपए कम में बेचे तो 15% का नुकसान हो जाएगा। देखो 15% नुकसान होने का मतलब कि 85% ही मिलेगा। 100 में से हमने 15 घटा लिया। अब देखो पहले 108 में बेचते थे, अभी 85 में बेच रहे हैं, तो कितना कम हो गया भाई? तो आप बोलेंगे कि 8 और 15 23 कम हो गया। तो 23 का मान हमें मालूम है कि भैया हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 23 कम हो रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कितने कम में बेच रहे हैं? 2553 रुपए कम में बेच रहे हैं, तो इसको हम 2553 के इक्वल टू में रख देंगे। क्यों किया मैंने ऐसा? देखिए आप सीधी बात एक बार समझिए कि यदि 8% का लाभ था, यानी 100 रुपए की वस्तु को हमने 108 में बेचा था पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में ये कह रहा है कि रुपए में आप 2553 में कम बेचते तो 15% की हानि हो जाती, यानी कि जो हमने 108 में बेचा था वो कितना में बेचते हम? 15% की हानि का मतलब 85 में बेचते, तब हमें कितना दाम कम करना पड़ता? 2553 रुपए कम करने पड़ते। तो हमने देखा कि देखो भाई, हमने ये यदि प्रतिशत में माना है तो परसेंटेज में हमने 23 कम कर लिया, ठीक है, लेकिन रुपए में कितना कम हो गया? 2553। और हमसे मान किसका पूछ रहा है कि 18% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो यदि 18% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 की वस्तु कितना बन जाएगी? 118 रुपए की बन जाएगी। तो हमें 118% का मान निकालना है। इसे यदि आप काटते हैं तो देखो 23 से एक बार में, और फिर से 23 से एक बार में, और 23 से एक बार में, यानी कि एक यूनिट का मान आ गया हमारे पास 111। तो 118 का मान कितना आ जाएगा? 118 गुना में 111। तो निश्चित रूप से जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा, और ये किसमें है? ऑप्शन ए में है। देखो हमने 8 को 1 से गुना कर लिया, हमने पूरा नहीं मल्टीप्लाई किया, और पूरा करेंगे भी नहीं भाई। क्यों पूरा मल्टीप्लाई करें बताओ? जब यहां पर यूनिट डिजिट मिल रहा है हमारा भाई कि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट केवल 8 बन सकता है, और ये केवल पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो बाकी के ऑप्शन गलत हुए ना, पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया है कि केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2:3:4 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात जो है वो 5:6:9 है, तथा लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च किया गया था। अब शेष लाभ आपस में बांट लिया जाता है यदि केशव और सुरजीत के लाभ के बीच का जो अंतर है वो 7264 रुपए है, तो कुल लाभ कितना है? देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये केशव है, के का मतलब केशव, एस सुरजीत हो गया, और थॉमस के लिए हमने टी मान लिया। अब देखिए सबसे पहले लाभ किस अनुपात में बढ़ता है? जिस अनुपात में पूंजी लगती है। तो अब लाभ का अनुपात निकालने के लिए हमें पूंजी का अनुपात लिखना पड़ेगा। देखो केशव ने कितने रुपए लगाए हैं? रेशियो में ये दो रुपए लगाए हैं, यानी कि 2 इकाई। सुरजीत ने लगाए हैं 3, और थॉमस ने लगाए हैं 4। अब ये कितने समय के लिए लगाए हैं उस समय से गुना करना पड़ता है, यदि आप पार्टनरशिप पढ़े हो तो इनकी अवधि का जो अनुपात है वो यहाँ पर दिया है 5, 6 और 9 है, यानी कि पहले वाले को हमें 5 से गुना करना होगा, दूसरे वाले को 6 से, और तीसरे वाले को 9 से। अब अगर यदि ये हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, और ये आ जाएगा अपने पास 6 3 18, और ये 9 चौके 36। देखो ये 2 से कट रहा है, आप चाहो तो काट लो, जैसे 5 दूना 10 हो गया, 9 दूना 18, और ये 18 दूना 36। अब हमारे पास ये जो रेशियो आ गया ये 5, 9 और 18 का आ गया। तो चूंकि आगे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मैं एक जीरो लगा देता हूँ, इस पर भी मैं एक जीरो लगा देता हूँ, इस पर और इस पर, तीनों पर मैंने एक एक जीरो लगा लिया। आप चाहे तो इसमें x भी मान सकते हैं, जैसे इसको 50x मान लो, इसको 90x मान लो, और इसको 180x मान लो। इस x की जरूरत नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं अपनी फायदे के लिए। आप x को नहीं मानोगे तो भी उतना ही फायदा है। देखो अब ये आ गया इनकी पूंजी का अनुपात। यहां से यदि आप बोलोगे कि टोटल वैल्यू कितनी आ गई, तो रेशियो में जो टोटल मान आएगा, देखो 9, 5, 14, 14, और जो 18 होता है ये 32 होता है, यानी कि 320 एक टोटल बन गया। बात समझ रहे हो?
अब ये कह रहा है कि 20% कार्यालय के किराए के लिए निकाल दिया गया टोटल लाभ में से। देखो यदि 20% हम निकाल दिए तो निश्चित रूप से सबका 20-20% निकल जाएगा। यानी कि केशव मान लो इतने रुपए लगाए हैं, या केशव को अब ये लाभ का अनुपात आ गया, ठीक है, जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होता है। तो केशव का लाभ यदि 50x है तो केशव में से भी निकलेगा 20%। कार्यालय के जो रख रखाव और किराए के लिए जो खर्च का 20% निकालना है लाभ का, तो वो आप इस टोटल में से 20% माइनस यदि करोगे, देखो दो उपाय है अपने पास, या तो सबका 20-20% हम कम कर दें रेशियो में अलग अलग, या फिर हम 320 को ही 20% कम कर दें। तो यदि 320 को 20% कम करेंगे तो वापिस से रेशियो हमें निकालना पड़ेगा कि इनको जोड़कर वापिस रेशियो क्या बन रहा है दोबारा से। इससे अच्छा है कि हम इन्हीं को 20-20% कम कर लें, 3 बार वैसे भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम 20-20% सबको कम कर रहे हैं। देखो 20% कम करने का मतलब सारे 80% बचेंगे। तो 50 का 80% कितना हो जाएगा, 8 बचे 40, यानी कि ये 40x बचेगा। 90 का 80% कितना हो जाएगा, 9 8 72, यानी कि 72x। और 180 का 80% कितना हो जाएगा, 18 को 8 से गुना कर लो, 144। ये अपना टोटल लाभ बन रहा है। बात समझ रहे हो? ये लाभ का अनुपात हमारे पास आ गया कि ये जो है ये अपने पास लाभ का अनुपात है। अब आपको ये दिया गया है कि केशव और सुरजीत के बीच लाभ का अंतर हमें मालूम है। आप बताओ कि अभी केशव का कितना है, तो आप बोलोगे केशव का 40x है और सुरजीत का कितना है, 72x। तो इनमें अंतर कितने का है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि जो अंतर है इनमें 72 में से 40 घटा दो तो 32x का अंतर है। और प्रश्न में ये अंतर कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे कि प्रश्न में 32x के लिए मान दिया गया है 7264 का अंतर। यानी कि जो 32x है ये 7264 के बराबर है। और हमें किसका बताना है, टोटल लाभ, टोटल कितना था, 320x। तो यदि 320x का मान आप लिखोगे तो पता है कि 32 को 320 कैसे बना सकते हैं, 10 से गुना करके। तो इसको भी 10 से हम गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7264 पर 1 जीरो, यानी कि जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब देख रहे हो आप कि x को नहीं भी लगाते तो भी आंसर यही आने वाला था, ठीक है। बस ये जीरो लगाने से फायदा क्या है कि 20% कम करना हमारे लिए इजी होगा। अगर ये जीरो नहीं लगाते तो 20% जो कम कर रहे थे वो पॉइंट में आने लगता, तो दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपये और खर्च किए। ऐसे में उसने मशीन पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित किया और उसने मशीन को 4681 रुपये में बेच दिया x% छूट देने के बाद। तो x का मान क्या है। देखिए सबसे पहले क्रय मूल्य कितना होगा सीपी, तो आप बोले हैं कि 4600 रुपये में तो खरीदा था और 500 रुपये और खर्च कर दिया है उस पर, उसको बनवाने में। तो ये कितना हो गया अपने पास, 46 और 5 5100 रुपये हो गए। यानी कि 5100 रुपये तो केवल खरीदने के हो गए। अब जो मार्केट प्राइस है यानी कि जो अंकित मूल्य है वो 8% ज्यादा रखा है। तो हम अंकित मूल्य निकाल लेते हैं कि 5100 में तो खरीदा था लेकिन उसने 8% ज्यादा लिख दिया, यानी कि 108/100 कर लेंगे। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 108 को इससे गुना कर लो। या इससे अच्छा रहता कि हम ऐसे ना करके इसको इस तरह से कर लेते ना कि 5100 और प्लस 5100 का 8%। तो 5100 का 8% कितना हो जाएगा, 51 को 8 से गुना करना पड़ेगा, 8 एकम 8 और 8 पचे 40, ये आएगा। तो ये कितना हो गया अपने पास, 8 शून्य और 4 और 1 5, 5508 बन गया ये, ठीक है। यानी कि 5508 रुपये उस पर उसने अंकित कर दिया। बेचा कितने में है, तो आप बोलेंगे 4681 में बेचा है। तो जो छूट दिया उसने, डिस्काउंट दिया, वो कितने रुपए का दे दिया, तो आप बोलेंगे 5508 में से 4681 को माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ हो जाएगा 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, और यहाँ होगा अपने पास 14 में से 6 जाएगा तो 8, यानी कि 827 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। अब इसे प्रतिशत में बताना है कि ये कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ, तो हम लिख लेते हैं कि 827 का डिस्काउंट मिला कितने रुपए पर, नीचे एमपी लिखेंगे 5508 पर और गुना का 100। बताओ ये लगभग कितना परसेंट बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे निकाल लूं कि देखो ये 827 था और ये केवल 5500 है, 8 को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन दूर दूर हैं। तो बताओ 5500 का ये लगभग कितना प्रतिशत बनेगा। 5500 का 10% 550 बनेगा, और यदि 5% और निकाल लें हम तो 550 का आधा, यानी कि 550 का आधा कितना होगा, 500 का आधा 250 और 50 का आधा 25, यानी कि ये 275 बनेगा। तो ये 5 और 2 ये कितना बन गया अपने पास, 5 7 5 12,
और 5 2 825 लगभग बन रहा है। देख रहे हो ये 10% मैंने निकाला था और ये 5%, तो ये लगभग 825 बन रहा है। 15%, 10 और 5 मिलाकर 15%, 825 है, तो ये 15% के करीब करीब होगा। देखो यहाँ पर हमने 8 नहीं लिया था, बात समझ रहे हो। अगर 8 लिया होता तो ये इतना 0.8 आ जाता और ये थोड़ा सा आगे आता, यानी कि ये 827 बन जाता। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इसका 15% जो है वो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, आप पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो या जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया। यदि अंकित मूल्य पर 1% की छूट देने के बाद उसे 6.68% का लाभ होता है तो x का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सीपी 100 था, तो एमपी कितना लिखा गया है, आप बोलेंगे 27% बढ़ाकर लिखा गया है। ठीक है, तो एमपी कितना हो जाएगा 127 और बेचा गया है 6.68% के लाभ पर, तो हम यहाँ पर एसपी लिखेंगे कि क्रय मूल्य जितना था उस पर 6.68 का लाभ होगा। तो 100 में 6.68 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 106.68, यानी कि बेचा गया 106.68 में। अभी आप एक बात बताओ कि दाम लिखा गया था 127 लेकिन बेचा गया 106.68 में, तो कितने का डिस्काउंट बन गया। तो इसको माइनस कर लो, डिस्काउंट पता चल जाए कितना रुपया छोड़ा गया है। अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा लगभग 20.10, ये 32 आएगा ना, 20.32 का डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, तो कैलकुलेट कर लो कि 20.32 का डिस्काउंट है कितने रुपए पर, 127 रुपए पर, और इंटू का 100, 7 2 9 1 10। देखो डीएस निकालना ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ पर आप डीएस कैलकुलेट कर लो। डीएस निकालेंगे तो ऊपर कितना होगा, देखो 3 2 5 और 2 7, 7 आ रहा है डीएस, क्योंकि नीचे वाले का डीएस तो 1 ही है। तो डीएस 7 किस में है, देखो 15 में तो नहीं है, पहले ऑप्शन में, दूसरे में भी नहीं है। 16 में 7 बन जाएगा, ये 5 2 7 1 8 ये भी नहीं है, तो सी में डीएस 7 है। तो डीएस से या फिर आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है, यूनिट डिजिट से भी काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बोला गया है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% के प्रॉफिट पर बेचा, बी ने सी को 15% के लाभ पर बेच दिया। अब ये कह रहा है कि बी द्वारा प्राप्त किया गया लाभ ए द्वारा प्राप्त किए गए लाभ से 40 रुपए कम है, तो ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य कितना था। देखो अगर ये ए है, ये बी है, इधर सी भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं, ए ने कह रहा है कि ए 25% लाभ पर बेचा है। 25% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 25% का मतलब 1/4, यानी कि ए ने यदि 4 में खरीदा था तो 1 का प्रॉफिट लेकर बेचेगा, यानी कि 5 में बेचेगा बी को। ठीक है, और ये परसेंटेज इजी करने के लिए हम डबल जीरो और चिपकाते हैं कि अगर ये ए 400 में खरीदा था तो 500 में बेचेगा। बात समझ रहे हो, ए 400 में खरीदा होगा तो 500 में बी को बेच दिया, और बी 15% के लाभ पर बेच रहा है। बताओ 500 का 15% कितना होगा, 100 का 15% 15, तो 500 का 15% 75, यानी कि सी को ये कितने में बेचेगा, 575 में बेचेगा, 15% का प्रॉफिट लेकर। बात समझ रहे हो, सी को इसने कितने में बेच दिया, 575 में। अच्छा अब देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहां पर ए को, तो आप बोलेंगे 1 मिनट 575 होगा, बी ने 15% के लाभ पर बेच दिया, बी खरीदा था और इसका 15% कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब यहां पर एक बात दे रखा है कि ए को जो लाभ मिला है और बी को जो लाभ मिला है उसका अंतर 40 रुपए है, बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपए कम है। ठीक है, तो यहां पर देखो ए को कितना लाभ हो गया, 400 में खरीदकर 500 में बेचा तो ए को 100 रुपए का लाभ हो गया, बी 500 में खरीदकर 575 में बेचा तो उसको 75 का लाभ हो गया। तो ए और बी के लाभ के बीच का गैप कितना है, तो आप बोलोगे 25 रुपए का, लेकिन प्रश्न में ये बोला गया है कि नहीं, ये 40 रुपए के बराबर है। और हमें ए के लिए क्रय मूल्य बताना है, यानी कि 400 का मान बताना है। कोई बात नहीं, देखो 400 का मान बताना है तो 25 को 400 कैसे बना सकते हैं, 16 से गुणा करके, तो इसको भी हम 16 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 16 चौके 64 पर 1 जीरो आएगा, यानी कि 640 रुपए। तो ऑप्शन बी सही है, आप काट के भी जा सकते थे आगे। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वस्तु ए लिख लेता हूँ और यहाँ पर इसका क्रय मूल्य लिख लेता हूँ और यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य लिख लेता हूँ, सीपी और एसपी, और यहाँ मैंने वस्तु बी लिख दिया।
वस्तु ए का क्या हिसाब किताब है कि उसको 20% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि ए 100 में खरीदी गई थी तो 120 में बेची जाएगी। एक और बात साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया है यहाँ पर कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो यहाँ पर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। बात समझ रहे हो? यहाँ पर पहले देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड, यानी कि पहले का सेलिंग प्राइस जो है वो सेकेंड वाले के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो 120 पहले का सेलिंग प्राइस है, इसको हम दूसरे के लिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 120, और दूसरे को 10% के लॉस पर बेचा है। बताओ 120 को यदि 10% के लॉस पर बेचेंगे तो 120 का 10% 12 बनेगा, यानी कि 12 का लॉस होगा तो बेचेगा 108 में। बात समझ रहे हो? पहले को बेच दिया 120 में और दूसरे को बेच दिया 108 में, ठीक है। तो कुल यहां पर सीपी कितना हो गया टोटल? तो आप बोलेंगे कि देखो पहले 100 था पहले वाले का, दूसरे वाले का 120 था, तो 220 की खरीदारी हो गई और टोटल एसपी कितना बन गया? पहले को 120 में बेचा, दूसरे को 108 में, तो ये टोटल 138 में बेच दिया। तो यहां से पूछ रहा है कि आपको कितने का फायदा हो गया, तो आप बोलेंगे दोस्त 138 नहीं 128 बनेगा ना। तो आप बोल 228, सॉरी 228 बनेगा ये। तो आप बोलेंगे कि 8 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 220 पर, और गुणा का 100, यही निकालना है। अब ये निकालोगे तो देखो ये दिख रहा है कि 110 से 2 बार में कटेगा, और ये 4 से, और ये 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 40/11 आ गया। तो 11 या 33 और फिर 7/11%, 3:7/11 होगा, पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि राधा एक बैग पर क्या अंकित मूल्य करना चाहिए उसको, कि 1680 रुपए क्रय मूल्य वाले, पता नहीं क्या बोल दिया, चलो वापिस पढ़ देता हूं। राधा को एक बैग पर क्या अंकित मूल्य करना चाहिए जिसकी कीमत 1680 रुपए है, ताकि अंकित मूल्य पर 16% का छूट देने पर 25% का लाभ हो। देखो जब डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो आप डायरेक्ट गोल्डन रेशियो पर आओ। एमपी और सीपी का क्या रेशियो होता है? एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 25% का, तो ये 100 में 25 जोड़ देंगे 125, और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट है 16% का, 100 में से 16 घटा दो तो ये 84 आ जाएगा। आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, लेकिन नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। क्रय मूल्य तो हमें मालूम था कि क्रय मूल्य है 1680। देखो क्रय मूल्य हमारे हिसाब से 84 है, इसका दाम दिया है 1680, तो 84 दुना 168 होता है, यानी कि 84 को डबल करके जीरो लगाया है, 20 गुना किया है, तो इसको भी 20 गुना कर दो। 125 का डबल 250 होगा, और एक जीरो का एक जीरो, यानी 2500 आंसर आएगा। कहाँ है? ऑप्शन डी में है। अब ये देखो कह रहा है कि एक वस्तु को हरि ने 8% की हानि पर बेचा, यदि वह 300 रुपए ज्यादा में बेचता तो 4% का लाभ होता। देखो हानि और लाभ है, तो मैंने बार बार ऐसे सवाल को बताया है कि आप जोड़ लो, 8 और 4 जोड़ोगे तो 12% का दाम आपके पास कितना हो गया? 300। तो 100% का दाम हमें बताना है कि कितना होगा। बोलो ये 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, और 4 को हम 100 कैसे बना सकते हैं? 25 से गुना करके, तो इसको भी 25 से गुना कर दो, वापिस से आंसर 2500 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है तो? देखो पहले उसने 8% की हानि पर बेचा है, यानी कि यदि 100 का खरीदा था तो बेचा 8% हानि का मतलब 92% में। दूसरी बार वो 4% लाभ लेकर बेचा, यानी कि 104% में बेचा, तो कितना बढ़ाना पड़ा उसको? तो आप बोलेंगे कि 12% बढ़ाना पड़ा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं 300 बस ज्यादा करना पड़ रहा है। तो 12% 300 है, तो 100% का दाम पूछ रहा था, 2500 आ गया, मैंने निकाल दिया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5320 रुपए है, दो क्रमिक छूटों जिसमें पहली छूट 15% की है और दूसरी पहली की 20% की दर से है, वस्तु का विक्रय मूल्य निकटतम रुपए तक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो डिस्काउंट दिया गया है। पहला डिस्काउंट जो है D1 वो है 15% का, और जो दूसरा डिस्काउंट है D2 वो पहले वाले डिस्काउंट का 20% है। ध्यान रखना यहाँ पर ये लिखा है कि सेकेंड जो रेट होगा वो 20% ऑफ द फर्स्ट रेट है, ठीक है, यानी कि 20% पहले वाले रेट का। तो पहला वाला रेट 15 है, इसका 20% निकालेंगे 20/100, तो 20/100 और 5 यहाँ 15, यानी कि ये 3% का डिस्काउंट मिलेगा दूसरी बार। तो आप देख लो, यदि आप बताओ यदि ये 5320 है, इस पर पहले 15% का डिस्काउंट देंगे तो इसका 15% कितना होगा? आप बोलोगे कि देखो इसका 15% होगा, 15 दूना 30, वो तो जीरो हटा दो, तो फिर से हम बोलेंगे कि 15 तिया 45 और 3 48, ठीक है, और हासिल 4 और 15 चौके 60 और 4 68, ये डिस्काउंट देना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये आ जाएगा अपने पास 8 और ये 9, ये भी गलत हो गया।
इसको 15 से गुना करना था, 15 दूना 30 हासिल 3 आ गया, और 15 तियां 45 और 3 48 हासिल 4, और 15 पीछे 75 और 4 79, ये 79 आ जाएगा। इतने का डिस्काउंट देना है। तो 5320 में से इतना माइनस कर लो, अगर 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और यहां पर आ गया 11 में से 9 जाएगा तो वापिस से 2 आएगा, और 53 बच गया तो वहां पर बच गया 52 में से 7 जाएगा तो 45। 45 और 22 बन गया। अभी इसका 3% और माइनस करना है, दूसरी बार 3% का डिस्काउंट था। तो आप बताओ 45 और 22 में से इसका 3% घटाना है। 3% कितना होगा? आप बोलोगे 22 तियां 66 और 45 तियां 135, ये माइनस करना है 0.00, ये माइनस कर लो। 3% निकालना कौन सी बड़ी बात है, बताओ। ये आ जाएगा अपने पास कितना, 10 में से 6 जाएगा 4, और 9 में से 6 जाएगा 3, और पॉइंट यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा 6। देखो लास्ट में 6 दिखते ही ये पता चल गया कि ये आंसर होगा, क्योंकि निकटतम रुपए तक का मतलब पॉइंट के बाद वाला हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, अगर ये 5 से छोटा है तो आंसर इतना पर ही रह जाएगा, 1 जुड़ता नहीं है, तो 6 ही आएगा। आप पूरा माइनस करके देख लो, यहाँ पर 11 में से 3 जाएगा तो 8, और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 4 4386.34 आ रहा है, तो 4386 लगा लेंगे। एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर बोला गया है कि राधा ने 57,300 रुपए में एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ खरीदी। फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा। दोनों को यदि समान मूल्य पर बेचा गया है तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखो जब भी समान मूल्य पर बेचा जाए तो हम मान लेते हैं वॉशिंग मशीन को मैंने W लिख दिया। W को बेचा गया है कितने पर, यानी कि वॉशिंग मशीन को। पहले फ्रिज की बात करना है ना, चलो पहले फ्रिज लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रिज को बेचा है 15% के लाभ पर। यहां पर आप देख पा रहे हैं फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा गया है, तो मैंने लिख दिया फ्रिज को बेचा गया है 115% पर। 15% के लाभ का मतलब 100 में 15 जोड़ लिया। वॉशिंग मशीन को बेचा है 24% की हानि पर, तो 100 में से 24 घटा लो, पहले 20 घटाएंगे 80, 4 और घटा देंगे 76, तो 76% आ गया। ठीक है, अब यहां से ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, और F बाई W ये कितना आ जाएगा 76 बाई 115, यानी कि जो फ्रिज है उसका क्रय मूल्य सीपी उसका आ गया 76, और वॉशिंग मशीन का सीपी आ गया कितना 115। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है भाई कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बता दो, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य का मतलब 115 का मल्टीपल ही आएगा, सीधी सी बात है। और आप देख रहे हैं कि बी वाला 115 से कट जाएगा। 115 का ये 3 गुना है, आप देख रहे हैं कि नहीं, 15 तियां 45 और 3 एकम 3, तो बी ही आंसर होना चाहिए। चलो निकाल के देख लेते हैं। टोटल क्रय मूल्य हमें मालूम है, अगर टोटल हम जोड़ते हैं इस दोनों को तो मिलाकर क्रय मूल्य कितना होगा, 6 5 11, 11 और 7 18 और 1 19, ये आ गया हमारे पास 191। लेकिन क्वेश्चन में टोटल क्रय मूल्य कितना दिया है 57,300, तो इसको रख लो 57,300 के बराबर। देखो ये इससे 3 बार में कट जाएगा ना, 19 तियां 57 और 3 1 जा 3, यानी कि ये 1 की वैल्यू 300 आ गई। तो हमें 115 की वैल्यू बतानी है, तो 115 को 3 से गुना करेंगे तो 345 ही आएगा। बी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इजी क्वेश्चन है। देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है जरूर से कमेंट करके मुझे बताना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, लाइक करो या ना करो, लेकिन कमेंट काफी जरूरी है, आप कमेंट जरूर करना। ये कह रहा है कि एक वस्तु को क्रय मूल्य, वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस वो 250 है, इसे अंकित मूल्य पर 36% के डिस्काउंट पर बेचा गया और फिर भी 20% का प्रॉफिट हो गया, तो अंकित मूल्य क्या होगा? अब याद है आपको एमपी और सीपी का रेशियो, एमपी और सीपी का रेशियो लिखेंगे कि एमपी और सीपी का रेशियो क्या होता है। एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर 20 है, देख रहे हो, 100 में 20 जोड़ लेते हैं, फिर ये कितना बनेगा 120, और लॉस है 36% का, तो 100 में से 36 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, ये 64 यहां पर आ गया। ठीक है, अब ये काट पीट लो, आप अगर कटता नजर आ रहा है तो 8 से कट जाएगा 8 बार में, और ये कटेगा 8 से 15 8 120 15 बार में। अब हमें क्रैमूल मालूम है 250, क्रैमूल हमारा 800 है, 8 है क्रैमूल, 8 की वैल्यू कितनी दी गई है 250, और 15 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 8 की वैल्यू 250 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो या तो आप यहां पर डीएस लगा लो, बेहतर होगा। डीएस अगर हम लगाएंगे तो देखो 8 की वैल्यू हमें मालूम है और 15 की वैल्यू हमें बतानी है। आप बोलेंगे कि ये 8 है तो पहले इधर 8 से गुना करना पड़ेगा डीएस जाने के लिए, और ये 15 है, 5 और 1 6 है, तो 6 से और मल्टीप्लाई करना होगा डीएस निकालने के लिए। तो देखो डीएस इसका कितना बन रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो ये 8 7 56, 56 का डीएस कितना होता है 6 5 11 2, और 6 दूना 12, यानी कि डीएस कितना आना चाहिए 3। डिजिटल सम 3 होने का मतलब आंसर 3 का मल्टीपल भी होगा। देखो यहाँ तो डीएस 9 जा रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ कितना है, तो आप बोलोगे कि 8 3 11 और 5 कितना हो गया अपने पास, 11 का 2 होगा, 5 2 7, ये भी डीएस 3 नहीं हुआ। ये कितना हो गया 7 5 12 और 4 16, ये 5 ही बन गया।
ठीक है, सॉरी 7 बन गया। इसको देखो ये कितना होगा, तो आप बोले हैं कि यहाँ पर अपने पास 6 4 10 8 18, ये तो 9 हो गया, और 7 5 12 का ये 3, ये ds 3 दे रहा है, तो डी आंसर हो गया। बस 3 का मल्टीपल भी देखते तो भी पता चल जाता, क्योंकि पहला वाला जो है ये तो 9 का मल्टीपल है, हमें 9 का मल्टीपल नहीं चाहिए ना, हमें केवल 3 का मल्टीपल चाहिए। तो 3 के मल्टीपल से भी आप डी को ऑप्शन टिक कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों तो 3 के मल्टीपल है ही नहीं। ए और डी है, जिसमें से ए 9 का मल्टीपल हो गया, लेकिन हमें 9 का नहीं चाहिए, हमें केवल 3 का चाहिए, तो डी को मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन देख लो, ये बिल्कुल सेम है, डिट्टो उसी की तरह। अंकित मूल्य आपको दिया गया है और डिस्काउंट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, तो एमपीसीपी का रेशियो ले लेना और सॉल्व कर लेना इसको। ये बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक डीलर ने कुछ खिलौने 1800 रुपए में खरीदे, इसमें से 40% को 15% के लॉस पर, शेष खिलौनों के 33.3% को 20% के लाभ पर, और 10% का समग्र लाभ उसे होता है। अच्छा, तो शेष खिलौनों को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। चलिए देखो, ये कह रहा है ना कि 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे, जिसमें से 40% को उसने 15% की हानि पर बेच दिया, ठीक है, और बाकी जितना बचा उसके 33.3% को उसने 20% के लाभ पर बेचा। तो शेष जो बच गए खिलौने उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि टोटल पर उसे 10% का लाभ हो जाए, ये कह रहा है। टोटल पर 10 का चाहिए। देखो, अगर हम ये मान लें कि जो सीपी है या टोटल जो वस्तु है उसको हम मान लेते हैं कि देखो टोटल 1200 है, इसमें से 1800 का कोई रोल नहीं है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज में जब चलना है तो 1800 की जरूरत नहीं है। अगर ये रुपए में पूछता तो 1800 की जरूरत पड़ती। मैं टोटल 1200 मान रहा हूं, क्योंकि 1200 का 40% और 33.33% निकालना इजी है। देखो, अगर 1200 है तो इसका 40% पहले केस में बेच रहा है, इसका 40% कितना होगा आप ही बताओ। 1200 का 40%, 1200 का 1% हो जाएगा 12, और 40%, 12 चौके 48, यानी कि 480। अब सेकेंड टाइम में दूसरे में कह रहा है कि शेष का, ध्यान रखना यहां पर शेष का कह रहा है, जितना बच गया उसका 33.3%। तो बचा कितना, 480 हमने यहां लिख दिया 1200 में से, तो और कितना बच गया, 1200 में से 400 हटा दो तो 800 बचा, 800 में से 80 हटा दो, 720 रिमेनिंग है अभी। इसका 33.3% यानी कि 1/3 इसका, तो 720 का 1/3 कितना हो जाएगा, 24 या 72, यानी कि 240। और थर्ड कंडीशन में और कुछ बच जाएगा, बताओ। 720 में से 240 हमने यहां पर लिख दिया, तो 480 और रह गया, तो यहां पर तीसरे कंडीशन में 480 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि पहली बार इसे 15% की हानि हुई है, यानी कि 480 को 15% के लॉस पर बेचा है। इसका 15% कितना होगा, 10% तो होगा 48, और 5% और 24 हो जाएगा, तो 24 या 72, यहां से 72 का लॉस हो गया। यहां पर 20% का प्रॉफिट हुआ है सेकंड वाले में, यानी कि 48 का फायदा हो गया, और सब पर यानी कि 1200 टोटल पर मिला के उसे 10% का प्रॉफिट है, यानी कि 120 का उसे फायदा चाहिए। तो बताओ इस बीच वाले पर उसे कितना फायदा लेना होगा। मैं बोल रहा हूं कि पहले पर उसे 72 रुपए की हानि हो गई, ठीक है, बात समझना। दूसरे पर 48 रुपए का फायदा हो गया, और ओवरऑल उसे 120 रुपए का फायदा चाहिए। तो यहां से आप बोले हैं कि देखो 72 का हानि और 48 का फायदा, यानी कि अभी भी यहां पर 24 का लॉस है। बात समझ रहे हैं, ये 24 का लॉस अभी और भी है। तो जो ये तीसरा हमारे पास बचा था, इस पर ये 24 भी मैनेज करना पड़ेगा हमें, ये 24 भी लाभ के रूप में लेना पड़ेगा, तब तो बराबर पर आएगा। अभी पहले दोनों को मिलाकर 24 का लॉस ही है इसे, और ओवरऑल 120 का इसे फायदा चाहिए। तो आप बोलेंगे कि तीसरे वाले पर देखो 120 का फायदा तो लेना ही लेना है, और जो 24 हमें लॉस हुआ था वो भी यहां से लेना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल 144 का फायदा लेना पड़ेगा हमें। बात समझ रहे हो, तो 144 का फायदा किस पर चाहिए, आप बोलोगे कि 480 पर, और गुना का 100, यही कैलकुलेट कर लो। ये 0 से 0 कट जाएगा, और 48 से ये कटेगा, 12 से तो कट जाएगा, 12 चौके 48, और ये 12 से 12 बार में, और ये 4 3 12, यानी कि 3 को 0 से गुना करेंगे तो 30% आएगा, यानी कि सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, ये तो इजी निकला ना। 75% वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60% वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो 60 का सीपी जो है वो 75 के एसपी के बराबर है, तो यहां से आप बोलोगे कि सीपी बाई एसपी कितना होगा, 75/60 होगा। यदि काट लो तो ये 15 × 25 75, और 12 × 25 60, सही काटा है, और कट जाएगा ना ये, अभी एक बार और कट रहा है, ये 5 या 15, और ये 4 या 12। अब बोल रहा है कि कितने परसेंट की हानि हो गई या लाभ हो गया, बताओ। 4 में खरीद के 5 में खरीद के 4 में बेच रहा है, तो 1 का लॉस हो गया कितने पर, 5 रुपए पर, और इंटू का 100 कर दो, 20% का प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, 20% का लॉस, क्योंकि ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, तो डी आंसर होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्राहक ने 10,000 रुपए अंकित मूल्य का एक वस्तु खरीदना चाहता है। एक ग्राहक जिसका दाम लिखा है 10,000 वो खरीदना चाहता है। अब उस पर छूट इस तरह से दिया जाता है कि पहली बार में यदि वो चाहे तो डायरेक्ट 25% का डिस्काउंट ले सकता है, या फिर वो एक बार 14% और एक बार 26% का दो डिस्काउंट ले सकता है। तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर बेहतर है ये हमें बताना है और कितना बेहतर है। तो हम ये बोले हैं कि देखो भाई, D1 जो है पहली बार डिस्काउंट जो मिल रहा है वो तो 25% का है। D2 को यदि कंबाइंड करेंगे तो 14 और 12 को कंबाइंड करो तो 14 और 12 26 और माइनस का 14 गुना 12 करोगे तो 14 दहा का 140 होता है और 14 दुना 28, यानी कि ये 1.48 आएगा। बात समझ रहे हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 25 और माइनस पहले ही ये 1 में से 1.48 हटा दो तो 0.6, ये 1.48 कैसे हो गया। 14 दहा 140 और ये आ गया अपने पास है, एक में से माइनस करेंगे तो ये 48 कैसे आ गया। अच्छा, यहाँ पर 168 आएगा ना, 14 को 12 से गुणा करेंगे 168 आएगा, ये गलत है, यहाँ पर 1.68 होना चाहिए। तो अगर मैं 26 में से एक को पहले ही हटा दूं तो ये 0.68 रह जाएगा केवल, 25 माइनस 0.68। आप पूछेंगे कि 25 क्यों बनाए, क्योंकि यहां पर एक 25 पहले से मुझे दिख रहा है। अब बताओ, पहले वाले में 25 का डिस्काउंट है, दूसरे वाले में 25 से 0.68 कम ही मिल रहा है। अभी 25 में से 0.68 माइनस करना है ना, यानी कि 25 से 0.68% कम ही मिल रहा है। तो निश्चित रूप से पहले वाला फायदेमंद होगा, दूसरे वाला नहीं होगा। और कितना का फायदा मिलेगा, यही जो यहां पर कमी हो रहा है, ये कमी पहले वाले में नहीं है, तो 0.68% का उसे फायदा मिलेगा। तो बताओ, पहला वाला हो गया, पहला ऑप्शन सही। पहला प्रस्ताव उसके लिए फायदेमंद है और 0.68% का मतलब 10,000 का 0.68 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि 68 रुपए हो जाएगा, तो 68 रुपए का फायदा है, पहला ऑप्शन। देखो सेकंड तो है ही नहीं, तो इसे हम लगाएंगे नहीं, और ये भी नहीं हो सकता है। सी वाले में 32 का फायदा कह रहा है, जो कि कभी नहीं हो सकता है। 0.68% का मतलब हुआ कि 100 रुपए पर 0.68, तो 10,000 पर कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 68 रुपए का फायदा होगा। देखिए दोस्त, यहां पर आपको बोला गया है कि व्यापारी ए 25% का सिंगल डिस्काउंट देता है और बी उसी वस्तु पर 20% और 5% का दो अलग अलग डिस्काउंट देता है। अब ये कह रहा है कि ए द्वारा दी गई डिस्काउंट और बी द्वारा दी गई डिस्काउंट, इसमें जो गैप है वो 320 रुपए का है, तो अंकित मूल्य बता दो। कोई बात नहीं, देखो मान लो जो ए है वो 25% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। बी की बात करोगे तो ये 20 और 5 का दो डिस्काउंट दे रहा है, इसको कंबाइंड कर लो 20 और 5 को, तो 20 और 5 25 और माइनस 20 25 100/100, यानी कि ये 100 से 100 कटेगा तो 25 में से एक जाएगा, तो ये 24% का डिस्काउंट दे रहा है बी वाला। ओवरऑल मिलाकर सक्सेसिव डिस्काउंट आपको पता है, ए प्लस बी और माइनस का ए बी बाई 100 यही करते हैं। तो 20 और 5 को मैंने ऐसे ही कंबाइन कर दिया, 20 और 5 25 और माइनस 20 25 100/100, यानी कि 24% आ गया। तो बताओ ए और बी में कितने का गैप हो गया, यहां से आप बोले कि 1% का गैप हो गया, जिसका मतलब सवाल में 320 दे रखा है और हमसे अंकित मूल्य यानी कि 100 पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इस पर 2 जीरो और चिपकेगा, यानी कि ये बी वाला आंसर हुआ। यहां पर देख लो, इसमें यह कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के चौथे पांचवें हिस्से पर बेचा और उसे 3 सही 1/3% की हानि हुई। यदि उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में क्या हो। तो अब ध्यान से जरा समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था। हमने ये कह दिया कि अंकित मूल्य के चौथे पांचवें हिस्से पर बेचने से उसे 3 सही 1/3% की हानि हो गई। आप बताओ 3:1/3% का मतलब क्या बनता है, तो आप बोलेंगे 1/30 बनता है, और ये लॉस है, इसका मतलब ये सीपी है, तो इस पर लॉस कितने का होगा, 1 का। तो हम ये बोल रहे हैं कि सीपी यदि 30 था, सॉरी अंकित मूल्य है ना, ये इतना में बेचने से कह रहा है, बात समझ रहे हो। यहां पर बेचने से इतनी की हानि हो रही है, 1 मिनट, सीपी ही बनेगा ना। देखो सीपी यदि 30 है, यानी कि 30 रुपए का खरीदा है, तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है। 30 रुपए में खरीद कर यदि 1 रुपए लॉस लेकर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, तो आप बोलेंगे कि जो एसपी होगा वो 29 होगा। 30 रुपए में खरीदा और 1 रुपए हानि लेकर बेच रहा है, यानी कि 29 में बेच रहा है। सवाल में एक और बात लिखा गया है कि जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का चौथा पांचवा हिस्सा है। यहां पर देख रहे हैं एमपी का 4/5 पर बेचने से एसपी आ रहा है, एसपी यानी कि 29 आ रहा है। तो यहां से एमपी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 29 पचे 145, 1 मिनट, ये 145 होगा ना, 9 पचे 45 का 5 और 5 दुना 10 4 14, 145/4 हो गया।
अब हमें बताना है कि यदि इसी रेट में बेचता तो उसे कितने का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि सीपी, इसके कहने का मतलब कि सीपी 30 ही रहता लेकिन एसपी जो था वो एमपी के बराबर हो जाता है, यानी कि 145/4 का, तो कितने का फायदा हो जाता। तो या तो आप इसको डिवाइड कर लो या 4 को इधर ला दो, तो ये 120 यदि होता तो ये 145 होता, यही बात होता। बात समझ रहे हो, रेशियो मैं ले रहा हूं, ये 145 बनता। 5 से अभी कट रहा है तो काट दो, 5 से काटोगे 24 बचे 120, और ये 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 और 5 नीम 45। तो यहां से 5 का डिस्काउंट हो जाता कितने पर, 24 पर, और गुणा का 100। तो ये 25 चौ का 100 है, और ये कितने का है, तो आप बोले कि ये है 6 चौ के 24, तो ये 125 और बटा 6 आ रहा है। आप बताओ 6 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 और 0.6 20.8 आ रहा है, यानी कि लगभग 21% का होगा प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु इस प्रकार अंकित करता है कि X% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 920 और 1472 है तो X का मान बताइए। देखो आपको एमपी दिया है कि एमपी कितना है भैया, 1472 है, और आपको सीपी यानी कि खरीदारी का मूल्य भी दिया है, क्रय मूल्य कितना है 920, और डिस्काउंट परसेंटेज आपको दिया गया है कि X% का है जिसे हमें बताना है। ठीक है, और आपको प्रॉफिट भी दिया गया है कि प्रॉफिट होता है 20% का। आप एक बात बताओ कि यदि हम इस पर इसका 20% प्रॉफिट, पहले तो हमें एसपी को दो तरह से हम निकाल सकते हैं, या तो एमपी के साइड से एसपी निकालें। देखो अगर मैं एसपी निकालूं विक्रय मूल्य, तो आप बोलोगे कि दाम लिखा है 1472 और X% का डिस्काउंट देगा, यानी कि इतना इंटू 100 माइनस का X/100 बनेगा, यही बात है। और अगर मैं क्रय मूल्य से निकालता हूं विक्रय मूल्य को, तो आप बोलेंगे 920 में खरीदा है और 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि ये गुणा का 120/100 बनेगा। बात क्लियर है, इससे हमने इसको काट लिया और हमें लेफ्ट साइड में मिल गया कितना, 1472 और इंटू का 100 माइनस का x, और राइट साइड में मिल गया 920 और गुणा का 120, यही है। अब आप बोलोगे कि देखो यहां से हम दो काम कर सकते हैं, एक तो कि आंसर में हमारा लास्ट में डबल जीरो होगा। देखो अब आंसर में डबल जीरो नहीं, राइट साइड में, यहां पर बहुत ध्यान से आर्गुमेंट समझना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। राइट साइड में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में डबल जीरो आएगा, यहां भी गुना करके हमें लास्ट में डबल जीरो चाहिए होगा। लास्ट में डबल जीरो कैसे आएगा आप बताओ। अब देखो लास्ट में डबल जीरो तभी आ सकता है जब इस 1472 को हम किससे गुना करें, या तो किसी ऐसे नंबर से गुना करें जिसके लास्ट में डबल जीरो हो। लेकिन आप बताओ 100 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 100 से नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसके लास्ट में डबल जीरो आए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा उपाय है कि 25 का कोई मल्टीपल मिल जाए, यहां पर 25 का मल्टीपल, 25 के मल्टीपल से क्या होगा कि 1472 जो है ये लास्ट में 72 होने के कारण ये 4 का मल्टीपल है, तो इसमें 4 है, और जब 25 के मल्टीपल को 4 से गुना करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो मिल जाएगा। आप बताओ 100 में से 18 घटाएंगे तो 25 का मल्टीपल आएगा, नहीं आएगा। 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70, वो 25 का मल्टीपल नहीं है, 80 आएगा। यहां 75 आएगा जो कि 25 का मल्टीपल है, तो डी अपना आंसर है। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, या ये भी कह सकते हैं कि देखो ये जो हमारे पास वैल्यू आया है ये 3 का मल्टीपल है, 92 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन ये चीज जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो हमें वो नंबर लेना पड़ेगा जिसे 100 में से घटाने पर 3 का मल्टीपल आ जाए, तो भी 25 ही बनेगा, क्योंकि 25 घटाने पर 75 आएगा जो 3 का मल्टीपल है। बाकी को आप घटा के चेक कर सकते हैं। ये है आखिरी सवाल, इसे देख लो। आखिरी सवाल में आपको बोला गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 455 रुपए की हानि पर बेचा, यदि वह 490 में बेचता तो उसे जो लाभ होता वो हानि का 4 गुना होता, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचनी होगी। आप देखिए SP1 यानी कि पहले वो बेचा है कितने में, 455 में। SP2 दूसरी बार में वो बेचना चाहता है 490 में, बीच में हम CP लिख लेते हैं, सॉरी। अब देखो यहां पर कह रहा है कि जब ये CP से कम है तो लॉस होगा, सीधी सी बात है, और ये CP से ज्यादा है तो यहां पर प्रॉफिट होने वाला है, ये बात भी सीधी सी है। अब ध्यान देना, ये कह रहा है कि लॉस जितना होगा प्रॉफिट उसका 4 गुना होगा, यानी कि मैं ये कह लूं कि लॉस यहां पर यदि 1 इकाई का है, बात समझना, लॉस यदि 1 यूनिट का है तो यहां पर प्रॉफिट जो होगा वो 4 यूनिट का होगा। तो यहां से यहां तक जो गैप बनेगा वो 4 और 1 5 का गैप बन रहा है, लेकिन ये रुपए में कितना गैप है, 455 है और ये 490 है, तो घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, 45 भी नहीं आएगा, 35 आएगा, 35 आएगा। तो 5 की वैल्यू 35 के बराबर है, यानी कि 1 की वैल्यू 7 के बराबर है, बात समझ रहे हैं। अब 1 की वैल्यू ये वाली यदि 7 के बराबर है तो CP कितना होगा, तो आप बोलेंगे CP निकालने के लिए हमें 455 में 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 455 और 7 कितना हो जाएगा, 462। आप राइट साइड से भी आ सकते थे, लेकिन 7 नहीं घटा करके 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 4 की वैल्यू 28 होती, तो आप राइट साइड से यदि इधर से 28 माइनस करोगे तो भी CP निकाल लोगे।
अब हमें एसपी बताना है कि 25% का प्रॉफिट के लिए क्या लाभ होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं कि देखो भाई 462 में तो खरीदा ही है, 25% का लाभ चाहिए, यानी कि 5/4 में बेचना पड़ेगा। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से यदि इसको भाग करेंगे, देखो आंसर 5 का मल्टीपल होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? 4 से पहले भाग करो, अगर ये 4 से हम भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा, 4 11 चौके 44 और 4 पचे 20 और पॉइंट 4 पचे 20, इतना गुणा में 5 होगा। तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, कहीं पर लग रहा है। ये सारे जो ऑप्शन है, वैसे पॉइंट में आंसर तो आना ही आना है, तो ये ऑप्शन तो हटा ही लो। 6 4 10 2 12, आंसर 3 का मल्टीपल भी होगा, ये भी ढूंढ सकते हैं। देखो ये तो हटा लो और 3 का मल्टीपल ढूंढो। 7 5 12, 7 5 12 ये तो है, 7 5 12 ये नहीं है, और ये 5 और 1 6, 5 और 1 6 ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। बात बहुत अच्छा है, गंभीर बात है। चलो कैलकुलेट करो फिर पूरी तरह से। ये 5 पचे 25 का 5 और फिर 5 पचे 25 और 2 27, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 11 पचे 55 और 2 57, यानी कि 577.5 आएगा, जो कि दूसरे विकल्प में है। तो बी अपना सही आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्रॉफिट एंड लॉस हमने खत्म कर दिया है। बाकी आप बात जो भी हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।